क्लास में ना रूरल, तू भी बोलेगी, लास्ट क्लास में रूरल डेवलपमेंट हमने चैप्टर शुरू कर दिया था। और थोड़ा सा ये हुआ था, जितना हुआ था उसको पहले रिकैप करेंगे और आगे शुरू करेंगे। जो रूरल डेवलपमेंट था मतलब गांव की डेवलपमेंट, और गांव की डेवलपमेंट में दो वर्ड यूज किए थे यहाँ पर, सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान से देखो तो आपने जब मीनिंग लिखा होगा या नोट्स में मीनिंग है उसमें अंडरलाइन किया होगा डबल, नहीं किया तो कर लो, वही तो मेन है। तो यानी कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब एक तो गांव की सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है, ये जो डिफरेंट टाइप की जो सोशल कस्टम्स हैं वो दूर हो, यानी कि दिमाग की सेटिंग चेंज हो जाना, यही तो मतलब हुआ बच्चों। दिमाग, अब दिमाग की सेटिंग चेंज कैसे होती है बच्चों, एजुकेशन से होती है। एजुकेशन से आपका माइंड ब्रॉड होता है। एजुकेशन नहीं लोगे तो पुराने ख्यालों में खोए रहोगे कि हमारे दादा परदादा जी ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो डिफरेंट टाइप की जो सोशल कस्टम थी, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला सिस्टम हो, ठीक है, और चाहे वो पर्दा सिस्टम हो, और भी बहुत तरह की डिफरेंट टाइप की कस्टम्स होती थी, वो दूर होना, माइंड ब्रॉड होगा तो बच्चे अपने आप दूर हो जाएगी, और वो होता है एजुकेशन। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब गांव की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब बच्चों उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देना, और इनकम अर्निंग कैपेसिटी में मेन एजुकेशन मेन रोल प्ले करेगी। यानी कि एजुकेशन का फायदा देखो, ये सोशल डेवलपमेंट भी करती है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करती है, मीन स्किल वगैरह इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और हमारी कंट्री में पता है बच्चों, एजुकेशन का बजट जीडीपी का 3% या 4% ही है, और ये भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो। जीडीपी का 3% या 4%, यानी कि 100 रुपए इंडिया कमाता है तो 3 या 4 रुपए एजुकेशन में खर्च करता है। भाई कहाँ से एजुकेशन आएगी, फिर कहाँ से स्कूल खुलेंगे ज्यादा से ज्यादा। ओके, चलो छोड़ो, अब ऐसी चीजें नहीं पढ़े। तो इनकम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाना, और इनकम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कैसे होती है बच्चों, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन तो बता ही दिया बच्चों, हेल्थ भी इसमें एक पॉइंट ले लो, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह सब इंक्रीज होना, और सबसे एक और जरूरी इलेक्ट्रिसिटी। गांव के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है बच्चों, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी का भी तो यूज होता है। इरिगेशन कैसे करोगे, सुहानी इधर उधर मत देखो प्लीज, सुहानी सिंह कोचर तो पढ़ रही है आराम से, ये सिंह नहीं मान रही। एक तो इतने दिनों बाद आई है, किससे बात कर रहे थे सुहानी, बता दो प्लीज। मेरी बहन थी। तो छोटी छोटी बहन 8th में है ना वो? नहीं सर, वो तो 4th में है। वो 4th में है और छोटी हो गई। चलो मैं 8th में समझ रहा था। ठीक है, उसको बोल दो प्लीज समझा के, वो बच्ची समझ नहीं रही होगी, क्या तो बच्चे मैं पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो इनकम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होना, ये सब मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि और एक और चीज मैंने बताई थी कि हमारी ना मोस्टली पॉपुलेशन गाँव में, तो अगर, और गाँव के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को डेवलप कर दो ना यार, तो अपने आप गांव की डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन केवल एग्रीकल्चर डेवलप करने से गांव की डेवलपमेंट नहीं होती। एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था बच्चों, क्या था वो, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि गांव के लोगों को ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन भी तो मिले। और ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या होंगे बच्चों, ऑल्टरनेटिव सोर्स में हमने पढ़ा था डेयरी फार्मिंग, हमने पढ़ा था पोल्ट्री फार्मिंग, और हमने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, फिशिंग, एक और था यार, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये पढ़ा था बच्चों ने, कि केवल एग्रीकल्चर को डेवलप करने से गांव की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ये भी डेवलप होना चाहिए। उसके लिए हमने एजुकेशन पढ़ा, हेल्थ पढ़ा, पावर पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी, और एक भूल गए हम, गांव में बैंक फैसिलिटीज भी डेवलप होनी चाहिए, अपने आप गांव की डेवलपमेंट हो जाएगी। और मैंने कहा था इतना पढ़ लोगे ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आधा चैप्टर समझ आ जाएगा, और यही चीजें हमें आगे पढ़नी है। तो इतना पढ़ लिया था, तो फर्स्ट पॉइंट वही था। सेकंड था एक्सप्लेन हाउ रूरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, तो इसमें 2 पॉइंट कर लिए थे।
और बाकी 2 छूट गए थे। तो 2 पॉइंट रिकैप करते हैं और फिर नया शुरू करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट होती कैसे है भाई गाँव की? तो सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किए जाए। ह्यूमन रिसोर्स में देखो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक तो लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब एजुकेशन, और दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज मींस हॉस्पिटल, यानी कि स्कूल और हॉस्पिटल और कॉलेज। समझ आ गया होगा आपको, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। इसमें 1-2 चीजें मिसिंग है, और वो मिसिंग पता है क्या है? रोड्स, रेलवेज, फ्लाईओवर्स, ये मिसिंग है। वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कितने एग्जाम्पल थे, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे ना बच्चों। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे कनेक्ट कर दी, वो फायदा देकर चले गए, अपने फायदे के लिए लिया था, बट इंडिया को तो फायदा हो गया ना। चलो, ये 2 पॉइंट पढ़े थे हमने। अब आ जाओ, थर्ड क्लास शुरू होती है अब। थर्ड पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट की जाएगी। तो एक और तरीका है कि डिफरेंट टाइप के लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स कल मैंने पूछा, कुछ बच्चे बता ही नहीं पाए, तो आज पूछ लेते हैं, तमन्ना से पूछते हैं। तमन्ना गोयल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं आपके हिसाब से, बगैर पढ़े लैंड बताना। रिफॉर्म वो होते हैं मतलब चेंज इन दी ओनरशिप ऑफ लैंड। जैसे पहले जमींदारी सिस्टम था तो वो हटाना, लैंड ठीक, सीलिंग करना। बिल्कुल ठीक बता रहे हो बच्चों। लैंड रिफॉर्म का सिंपल मीनिंग, लैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना। अब तमन्ना ने एग्जांपल बता दी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों जमींदारी सिस्टम थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया सबसे पहले? नहीं, ब्रिटिशर्स ने नहीं, इंडियंस ने क्या किया? सबसे पहले जमींदारों को बाहर का रास्ता दिखाया। अब जमींदारों को बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब ये नहीं कि उनको इंडिया से बाहर भेज दिया कि जाओ भैया, वो नहीं, उनका जमींदारी का जो स्टेटस था वो खत्म कर दिया। और जमींदारी स्टेटस कैसे खत्म किया था, याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 18 एकड़ लैंड सीलिंग वाला एग्जांपल था, कि किसी पर्सन के पास अगर 18 एकड़ से ज्यादा होगी तो वो उसे छीन ली जाएगी और पुअर फार्मर्स में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इससे हार्दिक सिंगल बताएगा। सिंगल साहब, अगर कान की प्रॉब्लम दूर हो गई हो तो हम पढ़ लें। हाँ सर। हाँ, तो प्रॉब्लम तो दूर हो गई। इससे एग्रीकल्चर को क्या फायदा होगा? सर ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी। वो कैसे? सर जैसे टुकड़े बढ़ जाएंगे तो ज्यादा लोगों के पास लैंड आ जाएगी। हाँ, वो तो तो पहले भी खेती कर रहे थे यार, वही बंदे पहले भी खेती कर रहे थे, सर अब क्या? लेकिन पहले ऐसा था ना कि जैसे सपोज 50 एकड़ जमीन थी तो वो सिर्फ एक ही जने के पास थी। अब वो उसके बाद जरूरत से ज्यादा लैंड तो उसके बाद पूरा वसूल नहीं कर पा रहा था। सुन सुन सुन, पहले सभी बच्चे सुनो, ये जो एग्जाम्पल दे रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये कह रहा है 50 एकड़ लैंड थी मान लिया, और उसने फार्मर्स अपॉइंट किए होंगे, लेबर्स अपॉइंट किए होंगे, उस 50 एकड़ में तो लेबर्स काम कर रहे थे, अब भी उन्हीं लेबर के पास है। अब कैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा सिंगल साहब, ये बताओ मुझे। पहले भी उन्हीं सर लेबर के पहले पास उनके थी, अभी? पास हाँ, ज्यादा थी लेकिन उस हिसाब से रिसोर्सेज में थे। अब इनके पास कम है तो लेकिन पूरे रिसोर्सेज उस हिसाब से हैं तो पूरी नो प्रोडक्शन। सर, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल ये पूरा क्लियर नहीं कर सर पाया। एक बारी क्वेश्चन रिपीट कर दो दोबारा एग्जांपल देने से पहले। क्वेश्चन तो कर दिया यार 2 बार रिपीट, तीसरी बार भी सुन ले यार। कि जब सरकार ने ये 18 एकड़ के लैंड सीलिंग डिटरमाइन करी, जिन फार्मर्स के पास अपना लैंड नहीं था बच्चों, वो तो जमींदार क्या काम करते थे ना। और जमींदार क्या काम करते थे, तो वो मोटिवेशन टू वर्क कम था। क्यों मोटिवेशन टू वर्क कम था? जमींदार उनका क्रॉप का एज ए, कई जगह तो 90% ऑफ क्रॉप एज ए रेंट ले लेता था। यानी कि जितना ज्यादा मेहनत से प्रोड्यूस करेंगे सब जमींदार के पास चला जाएगा। तो भाई वो ज्यादा मेहनत क्यों करे? लेकिन जैसे ही वो ओनर बन गए, ओनर का मतलब जमींदारी सिस्टम तो सरकार ने खत्म कर दिया इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे ही वो अपने लैंड के ओनर बन गए जिस पे वो खेती करते थे, अब कोई जमींदारी सिस्टम नहीं है, तो अब तो मोटिवेशन टू वर्क बढ़ेगा ना। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप क्रॉप प्रोड्यूस करोगे, अपने पास रखोगे, मार्केट में बेचोगे, या जो भी करोगे। सिंगल साहब समझ आया? मोटिवेशन टू वर्क बढ़ेगा क्योंकि पहले वो हाँ। उसके ओनर नहीं थे, अब वो हो गए ओनर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो जमींदारी सिस्टम खत्म किया। फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है इनडायरेक्ट लैंग्वेज में, इलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन।
लैंड रिलेशन का मतलब जमींदार और लेबर का जो रिलेशन होता है वो एलिमिनेट, जब जमींदारी खत्म हो गया तो रिलेशन तो खत्म हो गया ना बच्चों। तो इसके साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जिससे कि आपको समझ आ जाए। कई चीजें ना बच्चों डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखी होती है जो कि समझ नहीं आती। सेकंड लिखा हुआ है एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू द डीलर, ये भी तो वही चीज हुई। लैंड टू द डीलर का मतलब जमीन उसकी जो खेती करे। अब खेती कौन करते थे बच्चों? छोटे छोटे लेबर करते थे ना। सरकार ने उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट, इंप्रूवमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस। अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी तो इंप्रूव होगी जब बच्चों, एक तो सोसाइटी में थोड़ा सा स्टेटस बढ़ जाएगा उन लोगों का। पहले तो वो लैंडलेस लेबर होते थे, अब उनकी खुद की जमीन है। दूसरा, उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी भी तो बढ़ जाएगी। इनकम अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? अभी हमने डिस्कस किया ना, मोटिवेशन टू वर्क बढ़ेगा, मोर प्रोडक्शन, और उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये सब बच्चों थीम तो एक ही है, इसमें एक चीज मिसिंग है वो और आप ऐड कर सकते हो, और वो है एक प्रॉब्लम थी बच्चों, फ्रैगमेंटेशन और क्या था, कंसोलिडेशन किया था बच्चों। एक तो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता था लोगों के पास, और फ्रैगमेंटेशन था। मैं लैंग्वेज भूल रहा हूं लेकिन आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड थे, और छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड थे और वो बिखरे हुए थे। बिखरे हुए मतलब फ्रैगमेंटेड सर, मतलब अलग अलग जगह में थे। मतलब मैंने आपको शायद पहले भी एग्जांपल दिया होगा कि एक मेरा छोटा सा पीस ऑफ लैंड मान लिया रोहिणी में है, वहां एग्रीकल्चर करता हूँ, एक मान लिया पंजाई बाग में, एक मान लिया पीथमपुरा में। मुझे दिक्कत आएगी। सरकार ने क्या किया, मेरे से वो तीनों छोटे पीस ऑफ लैंड ले लिए और उसकी जगह उनके टोटल के बराबर एक बड़ा पीस ऑफ लैंड दे दिया। तो इससे भी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए। वो भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको थर्ड पॉइंट समझ आ गया। और लास्ट पॉइंट फिर आपके डाउट ले लूंगा, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। अब एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब, सरकार ने, याद करो हमने एक पॉवर्टी वाला चैप्टर, जिन्होंने टेस्ट दिया उन्हें याद होगा, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उन्हें भी याद होना चाहिए कि सरकार ने डिफरेंट टाइप की स्कीम चलाई थी। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, मनरेगा स्कीम, याद आ रहा है बच्चों? तो उससे क्या हुआ, उन्हें एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगी जिससे कि उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे कि पॉवर्टी दूर होगी। तो टोटल गांव की डेवलपमेंट हो सकती है 4 तरीकों से। पहला तरीका ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें आप एजुकेशन और हेल्थ बता सकते हैं। दूसरा तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप बता सकते हैं रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लाईओवर, डैम्स, पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तीसरा लैंड रिलेशन, इसमें जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन, मेन तो यही है, बाकी तो पॉइंट बढ़ा रखे हैं। और चौथा डिफरेंट टाइप की पॉवर्टी दूर। पॉवर्टी दूर के भी अगर आप मटेरियल बढ़ाना चाहो, वैसे तो एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, मटेरियल बढ़ाना चाहो तो पॉवर्टी वाले चैप्टर का यूज कर सकते हो। और पॉवर्टी वाला चैप्टर क्या बताया ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और डिफरेंट टाइप की एम्प्लॉयमेंट की। किसी को सेकंड क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछो, थर्ड पे चल रहे है सर बच्चों मुझे को। हाँ, एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, पर उससे मिलता जुलता डाउट है कि जो गवर्नमेंट ने पुअर लेबरर्स को और फार्मर्स को लैंड दी थी, तो वो मतलब कि कैश लेके दी थी या फिर वैसे ग्रांट्स में दी थी? कैश नहीं लिया बच्चों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे यार ये झुग्गी ग्रांट वाला, मतलब सुनो सुनो बच्चों, सरकार ना बहुत अच्छी भी है, गद्दी भी है तो अच्छी भी है। गद्दी इसलिए, जैसे पेट्रोल इस समय 100 रुपए हो रहा है, 40 रुपए की उसकी कॉस्ट है बच्चों, और 60 रुपए टैक्स लेके 100 रुपए में बेचती है। ये तो गंदा हुआ ना, लेकिन अच्छी यस भी है पुअर लोगों के लिए। जैसे कि जो यश पूछ रहा है, उनसे कोई कैश नहीं लिया बच्चों, उनको लैंड दिया, पहला पॉइंट। और दिल्ली में भी देते हैं, जिनकी झुग्गी झोपड़ी होती है उनको प्लॉट दिए जाते हैं, देते तो हैं, उनसे पैसे थोड़ी लिए जाते हैं भाई। सर फिर वो प्लॉट बेच नहीं देते? वो भेज देते हैं, वो कहीं और झुग्गी डाल लेते हैं। सर, पर अब वही गवर्नमेंट तो ने ये कहते हैं, भी रेंट रूल पे कर दे दिया ना देते कि सर 10 साल तक या 15 साल तक अगर किसी को फ्री में मिला है तो बेच नहीं सकते। अरे गवर्नमेंट सब करती है, लेकिन सबके जुगाड़ होते हैं। ये शकूरपुर सुना है ना बच्चों आपने? ये सारे मुनीर का एक साउथ दिल्ली में जगह है, वहां की झुग्गी बस्ती थी, और इसको बसाया गया है। एक अंकल थे, राजीव गांधी के भाई, संजय गांधी, नाम सुने?
इंदिरा गांधी का नाम सुने ना, उसका एक हाँ जी, दूसरा भी हाँ जी। बेटा था, तो उन्होंने बसाया था मुनीरिका की झुग्गी बस्ती को, यहाँ पे प्लॉट देके तो बना शकूरपुर। ठीक है, ओके। चलो, कईयों को पता है शकूरपुर क्या है, ठीक है। तो बच्चों पैसे नहीं लेती है, 25-25 गज के प्लॉट दिए थे, तो ये था सेकंड पॉइंट। अब तुमने मुझे थोड़ा टॉपिक से हटा दिया, थर्ड पॉइंट पर आओ। तुम लोग जब भी ऑफ द टॉपिक पूछते हो, मैं तुम्हें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना शुरू कर देता हूँ, जो कि गलत है, हम टॉपिक से हट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस बतानी है, किसकी बतानी है? क्रेडिट मीन्स पैसा उधार की, किसको? रूरल डेवलपमेंट में बतानी। अब रूरल डेवलपमेंट में बच्चों लोगों के मेन तो दो ही ऑक्यूपेशन हैं, एक तो है एग्रीकल्चर, गांव में तो यही होता है बच्चों, और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। अब क्या इसमें पैसे की जरूरत होती होगी? तो भाई फार्मर्स को सीड्स चाहिए, फार्मर्स को अपने लैंड की इरिगेशन करनी है, फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, और फार्मर्स को डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है, केमिकल्स खरीदने हैं। तो उसके लिए उसको पैसे की जरूरत होती है। यहाँ पर हम रिच फार्मर की बात नहीं कर रहे बच्चों, पुअर फार्मर की बात कर रहे हैं। पुअर फार्मर की जेब में नहीं होता कुछ भी, उसको चाहिए पैसा उधार। और सुनो, एग्रीकल्चर की एक करेक्टरिस्टिक है कि आज आपने सीड डाले तो कल क्रॉप कट कर सकते हो आप। कौन बताएगा? ईशान, ईशान, आज आपने सीड डाल दिया तो कल क्रॉप कट कर लोगे? नहीं बच्चों, टाइम गैप होगा जरूर, कम से कम 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने, डिपेंडिंग क्रॉप के ऊपर। हर तरह की क्रॉप है, किसी को 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 5 महीने, मुझे नहीं पता भाई एग्जैक्ट क्या होता है, मैंने नहीं करा कभी कुछ ऐसा काम। तो सीड्स और क्रॉप करने में होता है टाइम गैप। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ टाइम गैप होता है? उस टाइम गैप में फार्मर्स को खर्चा चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, वो 3 महीने क्या करेगा? तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपना खर्चा चलाने के लिए, प्लस इन चीजों के लिए भी होती है। तो एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट ये हो गया। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अभी अभी हमने डिस्कस किया बच्चों, इसमें डेयरी फार्मिंग, इसमें पोल्ट्री फार्मिंग, और इसमें 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 क्या था भाई? हॉर्टिकल्चर और फिशिंग। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये सारी है, यहाँ पे भी तो मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत जरूरी है क्रेडिट, वो ही पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से तो बता दोगे, इसमें मेन 3 पॉइंट दिए हुए। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ? इन एग्रीकल्चर ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। क्रॉप सोइंग का मतलब सीड डालना, रियलाइजेशन ऑफ इनकम का मतलब जब क्रॉप को आप कट करोगे और मार्केट में बेचोगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन ऑफ इनकम, फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर क्रेडिट, उनको पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो बोला ये इतना बड़ा कप भर के पीते हो कॉफी? मुझे तो नहीं लगता इतना पी पाओगे, सेहत तो नहीं दिखती आपके। सर छोटा है। छोटा है? ये तो बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा है। नहीं कोई बात नहीं, पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, काम चलता रहे। तो फार्मर्स इन स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर क्रेडिट, ये एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, फार्मर नीड्स मनी टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, ये भी पॉइंट तो डिस्कस किया बच्चों। सीड्स, इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, अदर फैमिली एक्सपेंस, एक ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया भाई, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एग्रीकल्चर के अलावा भी तो जैसे घर में कोई मैरिज फंक्शन है, ठीक है, या फेस्टिवल से, अब मैं बर्थडे पार्टी तो करूंगा नहीं बच्चों, गांव में थोड़ी बर्थडे पार्टी होती होगी, बट मैरिज फंक्शन में तो पैसा चाहिए ना, या फेस्टिवल्स में तो उनको पैसा चाहिए, तो इसलिए भी उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। और थर्ड पॉइंट, रूरल क्रेडिट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ नॉन फार्मिंग सेक्टर। बच्चों ये वाला पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट से बना दिया, एक ये 2 और ये 3। तो इसलिए गांव में इंपॉर्टेंस है रूरल क्रेडिट की। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। है किसी को पूछना, और साथ साथ नोट करते रहा करो तो बेटर है, नहीं करते तो भी बेटर है। नहीं पूछना किसी को? चलो फिर अगले क्वेश्चन पर आओ, बोर हो रहे होगे वैसे, क्या करूं, लेकिन अब टॉपिक ही ऐसे।
क्वेश्चन है रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट। केशव बताएगा। केशव ये माइक्रो क्रेडिट का मतलब जरा एक्सप्लेन करे बाबू। तो माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे छोटे जो मतलब छोटे अमाउंट का क्रेडिट शायद। अब छोटे अमाउंट की डेफिनेशन क्या? 2 लाख, 10 लाख, 2 करोड़? तो 10 लाख से 10 लाख। बच्चों ये ना छोटा अमाउंट तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। अंबानी के लिए तो 2 करोड़, मतलब जो छोटे एक्सपेंडिचर्स करने के लिए यूज हो जो अमाउंट। सुनो, अंबानी के लिए तो 2 करोड़ भी बहुत छोटा अमाउंट होगा। तो अब यहाँ पे छोटा या माइक्रो क्रेडिट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल का मतलब बच्चों स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स के लिए स्कीम चलाई जाती है। यानी कि ये स्कीम बिग फार्मर्स के लिए नहीं है। अब ये जो स्मॉल लोग होते हैं ना बच्चों, बहुत छोटे लेवल के लोग, उनके लिए तो 10,000 भी बहुत है। तो जैसे इसने बोला ना 2 लाख 8 लाख, नहीं, जरूरत नहीं है 2 लाख 8 लाख की, 10,000 भी बहुत है। ये तो डिपेंड करता है हर किसी के लेवल पे। किसी के लिए 10,000 भी बहुत है, किसी के लिए 10,000 भी बहुत कम है। मैंने अभी आपको बताया। जमींदार को तो बिल्कुल हटा देना, बड़े फार्मर्स को बिल्कुल हटा देना। हम केवल छोटे फार्मर्स की बात करेंगे। अब 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, और शायद लाख भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये फिलहाल तो 10-20,000 वाले ही पॉइंट। दिस इज नोन एज माइक्रो क्रेडिट। ठीक है। उनको अब छोटे फार्मर्स का लैंड भी तो छोटा ही होगा यार, तो उनको सीड्स लेने हैं तो कितने के सीड्स आ जाएंगे, फर्टिलाइजर्स लेने हैं कितने के सीड्स फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे। तो ये माइक्रो क्रेडिट की बात है। अब यहाँ पे पूछा एक्सप्लेन। हाँ जी बोलो सर। लेकिन इसमें जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं आते ना माइक्रो क्रेडिट के लिए। फिलहाल तो हम यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही पढ़ेगी। लेकिन जैसे हमारी मतलब स्कूल की टीचर बताई थी कि मार्जिनल फार्मर जैसे घर के कंस्ट्रक्शन या फिर मतलब बच्चों के मैरिज के लिए भी लेते हैं। देखो अब वो पॉइंट आप ठीक बता रहे हो, वो कि भाई मार्जिनल फार्मर्स यानी कि छोटे छोटे फार्मर्स है, घर की कंस्ट्रक्शन और मैरिज फंक्शन, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल, फिलहाल का मतलब अगर रूरल डेवलपमेंट कर रही है, अच्छा, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट था ना मेन, और समझ एनिमल गया। वो हस्बेंड्री रूरल वाला पॉइंट था डेवलपमेंट मेन। के लिए। हमें उन पर फोकस कर। बाकी मैडम ने बताया ठीक, वो भी तो हमने पढ़ा ही है अभी कि भाई मैरिज फंक्शन और जो भी है वो डिस्कस किया था हमने। ठीक है सर। ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं भाई लिखा क्या हो। माइक्रो क्रेडिट इज ए स्कीम अंडर विच क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को अंडरलाइन कर लो बच्चों, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब जैसे कि आप लोग क्या करते हो जब आपके ऑनलाइन पेपर थे पिछले साल, इस साल तो पता नहीं, पिछले साल ना आपने भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किया था। तमन्ना खुशी से बोलने लगी। Yes, तमन्ना sir. क्या 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 बोलना चाहते थे तमन्ना? व्हाट इज ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पिछले साल ऑनलाइन में क्रिएट किया गया हो? तो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते थे। देखो, कोई टीचर ने हेल्प करनी थी तुम्हारी, तुम्हें नंबर लेने, तो तुमने एक अलग से पैरेलल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। कुछ बच्चों ने बनाया होगा ना बच्चों? आसान भाषा में अनऑफिशियल ग्रुप। हाँ, आसान भाषा में अनऑफिशियल ग्रुप। ठीक है। तो एक स्कूल का होता है, एक उसमें आपने टीचर वीचर सारे हटा दिए और आपस में ऐड करके बैठ गए, सीधा जिसका भी आंसर सही लगा उसको डाल दिया। तो ऐसे हुआ, और हमारे इंस्टीट्यूट में भी कर रहे होगे, आपने किया भी होगा, मुझे नहीं पता आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट कोशिश पूरी पूरी जारी होगी और किया भी होगा। कुछ बच्चे ऐड होंगे, कुछ छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। तो बच्चों ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? फार्मर्स को लगता है, इंटीरियर एरिया के लिए बात हो रही है ये। इंटीरियर एरिया का मतलब जहां पर कोई बैंक के नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, सरकार की कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं जाना चाह रही, तो फार्मर्स को लगता है कि यार ऐसा ना करें कि हम अपनी हेल्प खुद करें। हेल्प खुद करें मीन्स हर महीने हम कंट्रीब्यूशन करें, उसको पूल कर ले, और जिसको भी जरूरत है उसको दे दे। अगले महीने दूसरे फार्मर को, उससे अगले महीने तीसरे को, उससे अगले महीने चौथे। इसका एक और एग्जांपल बताऊं जो तुम्हें बड़ी जल्दी समझ आने वाला है, और वो है आपके पापा ना कमेटी डालते होंगे। बिजनेस वाले पापा हैं तो ज्यादा डालते होंगे,
जॉब वाले पापा हैं तो कम डालते हो, ऐसा क्यों? बिजनेस में रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जॉब में तो हर महीने सैलरी मिल ही जानी है। तो बच्चों घर में कुछ सुने कमेटी की बात मम्मी पापा करते रहते हो? हाँ जी सर, कमेटी चलती है। देखो सुने, और फिर एक अंकल लेके भाग सर जाते अलग अलग एक अंकल लेके अलग अलग भाग अमाउंट जाते से सर्कल डालते हैं। हैं। अच्छा, हैं। तो वो सर जो मेरे घर के सामने ही एक स्कूल है, और मतलब उसमें लेके भागते थे 10-12 लाख। अरे वो ना सुनो बच्चों, ये जो अंकल लेके भाग जाते हैं ना, ये भी बहुत सुने हैं। तो भाई मैंने तो डालता, फिर भी पैसे ही नहीं होते, गरीब टीचर के पास क्या सर पैसे। कुंडली में तो मैंने लिया था सर, एक बार आप बता रहे थे। कुंडली में मैंने ले लिया? मैंने कौन सा ले लिया भाई? आप खुद ही बता रहे थे सर। तो वो तो बिक गया, लॉस में चला गया, 2 साल से कुछ काम धंधा ही नहीं है भाई। कोविड पीरियड, इंस्टीट्यूट का किराया दिए जा रहे हैं, जेब में पैसा। सर आपके पास वहाँ पैसे नहीं, सर क्यों झूठ बोल रहे हो? 2 साल में सब बिक गए यार, सड़क पे आने से बचे हुए हैं बस। चलो अब इधर आ जाओ। सर सर ट्यूब क्यों से झूठ ऐसी बोल बातें रहे नहीं हो? बोलते। ओ भाई साहब, आपके पास कौन से कमी है? हमें पढ़ना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो आपके घर में कमेटी की बात होती होगी। ये कमेटी एक टाइप का सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही एग्जाम्पल है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। और मैं किसको ऐड करूं आज? आन्या वर्षने को ऐड कर रहा हूँ। आन्या वर्षने प्लीज सुहानी सिंह को ऐड कर देना। आन्या, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो काम करो, ठीक है, काम भी तो करना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने तुम लोगों से मतलब एक तरह से हेल्प लेता हूँ भाई। तो चलो, तो ये जो कमेटी है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही तो एग्जांपल है। जैसे कि आपके पापा लोग, उसका कुछ बच्चों को उसका कंसेप्ट नहीं पता, मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं, थोड़ा सा ही बताऊंगा बच्चों, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें तभी आपको समझ आएगा। कि जैसे कि आपके पापा ने मान लिया 10,000 की कमेटी डाली और 10 मेंबर है, तो हर महीने आपके पापा 10,000 पूल करेंगे तो बाकी भी तो 10,000 देंगे। तो हर महीने कितने आने वाले हैं? 1,00,000 रुपए। तो पहले महीने किसी और को अंकल को मिल गए, दूसरे महीने किसी और को मिल गए, तीसरे महीने किसी और को मिल गए। दिस इज नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप ही तो है। हाँ, ये क्योंकि अनऑफिशियल होता है, इसलिए जो अभी केशव ने बोला ना एक अंकल लेके भाग जाते हैं, तो ऐसा भी बहुत होता है। तो ये तो भाई अब विश्वास पे होता है कि खुद से अंकल लेके भागेगी और खुद से नहीं भागेगी। सर ये थ्रू चेक्स भी होता है सर। क्या कह रहा है? सर ये काम थ्रू चेक्स भी होता है सर। आवाज नहीं आएगी, ये काम तो इसके बाद नहीं आएगी। सर मैं कह रहा हूँ ये काम चेक्स के थ्रू भी होता है सर। होता होगा यार, ठीक। तो अब इसमें पढ़ते हैं क्या चीज है ये। तो इसमें आप वापस अपने फार्मिंग के पॉइंट पर आओ कि फार्मर्स को लेकिन इसमें जरूरत। फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ ना, पहले आपके पापा के पास 10,000 थे, लेकिन उनको 1,00,000 रुपए मिल गए, 1,00,000 से अपना काम चला लेंगे। बच्चों इसमें एक जीरो और भी ऐड कर सकते हो, सर क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा होने यार की लाख फालतू रुपए मिल में जाता है क्या सर, फर्क फायदा पड़ ही रहा होता है। है, 10,00,000 में हो जाएगा। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो, क्या कह रहे सर हो? इसमें फायदा ये होता है सर कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फालतू मिलता है सर, इसलिए लोग इसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हमें ज्यादा डिटेल में भी तो आपको नहीं बताना, नहीं तो पापा के पास ही पहुंच जाओगे, यार ये पापा ऐसे करते हो आप, पापा ये, पापा इतनी परेशानियां होती हैं आपको। ठीक है, इसलिए मम्मी पापा के सामने बात करें, मम्मी पापा कहते बेटा तुम चुप हो जाओ, तुम्हें अभी पता नहीं है, ऐसे कई बार होता होगा। ठीक है, चलो छोड़ो, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बात के बारे में। तो फार्मर्स को जरूरत है, वो पहले फार्मर्स को 1,00,000 मिल गए, दूसरे को 1,00,000 अगले महीने, तीसरे को 1,00,000 अगले महीने। तो ये चीज है, जिसको ज्यादा जरूरत है भैया वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा। तो ज्यादा डिटेल नहीं, इसको छोटा सा टॉपिक है तो क्यों ज्यादा डिटेल पढ़े बच्चों। तो अब इसमें रीड करते हैं, माइक्रो क्रेडिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज इमर्ज्ड as the major microfinance program in the country in recent years। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? अंडर माइक्रो क्रेडिट स्कीम फोकस इज लार्जली ऑन दोज रूरल पीपल, यानी कि फोकस केवल रूरल पीपल पे है, क्योंकि चैप्टर भी हमारा रूरल एरिया में ही है। who have no sustainable access to the formal banking। देखो मैंने कहा था ना, जो इंटीरियर एरिया वाले गांव है, बहुत दूर के गांव, जिनको कुछ पता ही नहीं है, अब वहां पर बैंक भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई, बैंक स्टाफ कैसे जाए? बैंक स्टाफ चला भी जाए तो भाई फिर अपने फैमिली को छोड़ के शहर में जाए, फैमिली को गांव में ले जाए तो फैमिली में ही कलेश हो जाए। बच्चे कहे हमें गांव में नहीं रहना, वाइफ के भाई मुझे नहीं रहना, और भी तलाक हो जाए। बैंक स्टाफ कौन जाना चाहेगा? ठीक। तो इसलिए सरकार ने कोशिश करी है कि इन्हीं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया जाए। उसमें कुछ पैसा कई बार कंट्रीब्यूशन सरकार भी कर देती। तो सेकंड है सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब बच्चों सेविंग होता है, तो लोगों की सेविंग्स पूल हो जाएगी, जो मैं बता रहा था, ये सेविंग्स का ही तो एग्जांपल है।
इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर, ये वही वाला पॉइंट हो गया। फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स, और जिसको ज्यादा जरूरत है उसको दे दिया जाता है, और इंटरेस्ट रेट भी रीजनेबल होता है। एक थर्ड में थोड़ा सा बहुत पुराना डेटा है, उसकी जरूरत मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए, 2003 का डेटा है, अब क्या 18-20 साल हो गए। मोर देन 7 lakhs सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज रिकॉर्डेडली बीन क्रेडिटेड। बच्चों ध्यान से देखो, 2003 में अगर 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप थे तो आज की डेट में तो बहुत होंगे। अब डेटा क्योंकि इसमें पुराने होते हैं बच्चों, कई बार ना 10-10 साल बाद सर्वे होता है। तो ये 7 लाख अक्रॉस इंडिया है या अक्रॉस पर्टिकुलर स्टेट? अक्रॉस इंडिया है सर। ओके सर। ठीक है, तो कुछ बोल रहा था मैं भूल गया इसमें बीच में, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। एक्सप्लेन द मेन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। इसमें तो कुछ नहीं पूछना ना 4 में बच्चों, फिर 5 में चले। सर आप सर्वे का बता रहे थे कि हाँ, मैं ये बता रहा था कि 10-10 साल बाद सर्वे होते, और उन सर्वे के डेटा भी 1-2 साल बाद इशू होते। तो ये जो डेटा पुराने हैं ना, ये डेटा इसलिए पुराने हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है यार, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सर्वे करते हुए ही 2 साल हो जाते, उसके बाद डेटा को पाइल अप करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको लग रहा होगा बहुत पुराने डेटा है, लेकिन मिलेंगे डेटा ऐसे। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द मेन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। गांव में उधार के मेन सोर्स हमको डिस्कस करते हैं। तो सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे दूसरे बैच में पूरा नहीं हुआ था, आपका भी जितना होगा देखते। तो गांव के जो मेन सोर्स है बच्चों, मेन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। एक तो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो जरा इसके बारे में सुनो। ये समझ लो अनऑफिशियल, जैसे आप अपना अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं ना, उसमें कोई रूल कायदे कानून नहीं चलते, जो बच्चा जो मर्जी लिखता फिरे, कुछ भी नहीं है, अनऑफिशियल ही तो है बच्चों। ठीक है, तो ये है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल का मतलब इसमें आते कौन कौन है? इसमें आते हैं मनी लेंडर्स, इसमें आते हैं जमींदार, इसमें आते हैं रिलेटिव्स, इसमें आते हैं ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। अब जरा इनके बारे में सुन लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कौन होते हैं ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट? तो ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट का मतलब जो फार्मर से माल खरीदते हैं। जब क्रॉप कटिंग हो जाती है तो कुछ ट्रेडर एडवांस में ही कुछ पैसा देके फार्मर से माल खरीद लेते हैं, और रेट भी एडवांस में सेट कर लेते हैं। अब एडवांस में तो रेट कम ही होगा ना बच्चों, एडवांस बुकिंग करेंगे, कुछ पैसा पहले से ही दे देंगे, तो वो ट्रेडर और कमीशन एजेंट होते हैं। तो वो भी कई बार उधार देते हैं फार्मर्स। अब ये करते क्या है? सबसे पहला काम ये एक्सप्लॉइटेशन करते। एक्सप्लॉइटेशन होता कैसे बच्चों? इनमें ना लोन बड़ी जल्दी मिलता है। मतलब जैसे ही आप जाओगे ना मांगने, आपको या तो तुरंत दे दिया जाएगा, 1-2 दिन बाद दे दिया जाएगा, क्योंकि इनको कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी थोड़ी करनी। लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन कैसे करते हैं? एक्सप्लॉइटेशन करने के इनके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी पैसा चाहिए तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा लगेगा ना। और दूसरा तरीका है फ्रॉड। अब यहाँ पे फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड का यहाँ पर मतलब है कि फार्मर्स तो बच्चों पढ़े लिखे होते नहीं है। मान लिया मैं पुअर फार्मर हूँ, मैं इलिटरेट भी होगा, मुझे नहीं पता 10,000 में कितनी जीरो होती है। मैंने 10,000 मांगे, मुझे 10,000 मिल गए। अब वो कहीं पे तो मेरे से साइन कराएगा, मुझे साइन करने भी नहीं आते क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। तो मेरा अंगूठा लगवाया जाएगा। अंगूठा लगवाया जाएगा, 10,000 की जगह 1 जीरो बढ़ा दी भाई, क्या दिक्कत है? मुझे क्या पता 10,000 में 4 जीरो होती है, 5 जीरो होती है, वहां पे मैंने अंगूठा लगा दिया। तो अब देखो डबल नुकसान। एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी 10,000 पे नहीं, वो भी 10 टाइम्स मोर अमाउंट पे।
10, एक तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ही गया, वो भी 10 टाइम्स मोर अमाउंट पे, तो कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो मैं वापस करता रहूंगा हर महीने, लेकिन मेरा कभी वो लोन पूरा ही नहीं होना। थक हार के मेरी जो जमीन है ना, जिसको मैंने मॉर्गेज कर दिया था उस मनी लेंडर पर या उस जमींदार पर, वो मेरी जमीन ही छीन लेगा, मुझे भगा दिया जाएगा कि जाओ भाई, तुमने तो हमारा पैसा दिया। मैं ज्यादा से ज्यादा चिल्लाऊंगा तो बाउंसर मेरे घर आके खूब ठुकाई पिटाई करेंगे, पता तो है आप। ओके, तो इनकी ये प्रॉब्लम्स थी। तो सरकार ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल सोर्स सेटअप करने शुरू किए। इसमें टाइम तो लगा बच्चों, लेकिन है ये बहुत बढ़िया चीज। अब ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आते हैं सबसे पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का बड़ा भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बिग ब्रदर। मतलब जो कंसेप्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही है ना बच्चों, वो ही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का है। बट यहाँ पर अमाउंट होता है ज्यादा और मेंबर्स भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो पैसा भी तो ज्यादा मिलेगा। 10 मेंबर से जब 1 लाख मिल रही है, तो 100 मेंबर, 200 मेंबर, 500 मेंबर होंगे तो भाई कितना मिलेगा। तो ये है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बच्चों पहले मैं आपको ये कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव इज मिल बैठ के काम करना और अपने पैसे को पूल कर लेना। कल बैच में बात चल रही थी और फिर मैंने पूछा कि भाई ये अमूल भी एक तरह से कोऑपरेटिव ही है। अमूल को जानते हो ना बच्चों, अमूल मक्खन Yes, खाते sir. होगे भाई, ठीक है, तो वो तो जानते होगे। तो ये संकेत बताएगा। संकेत, ये अमूल की फुल फॉर्म बता। सर फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन कोऑपरेटिव है ये पता है। अच्छा, कोऑपरेटिव कैसे है वो बता। सर ये इसका जितने एसएस भी, की फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन अबे ओ लिमिटेड भैया, करके। अभी तो चुप रह, तेरा नाम संकेत नहीं है। संकेत तू बता। सर जितने भी फीमेल वर्कर्स है गांव के, आई थिंक गुजरात के कहीं, वो सारे मिलके ही जो प्रोड्यूस करते हैं मिल्क कैटल से, हाँ, वही प्रोड्यूस करते हैं, वही सारा अर्निंग वही लेते हैं। मतलब ये तो सोलली तू अर्नड। फीमेल क्यों बोल रहा है? मेल नहीं पालते होंगे कैटल, क्या केवल सर फीमेल पालते हैं, पालते? लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है फीमेल ही इन्वॉल्व नहीं थी। सर, ये मेल फीमेल बोथ है। अच्छा। ठीक है, यश अब तू बता क्या बोल रहा था। और बोल भाई, दूसरे के नाम पे बोलने लगता है, कुछ बोल नहीं रहा। ओ चचा। सर अमूल की फुल फॉर्म बता रहा था सर। हाँ बताना फिर। सर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है सर। इसमें आनंद का मतलब क्या है? सर आनंद वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उन्होंने बनाया था उसका नाम रखा था आनंद। अच्छा बेटा, फुल फॉर्म अब याद सर करने इतना ही का बताया मतलब सर। ये नहीं होता कि इनकी कहानी भी पता चले। बच्चों सुनो, गुजरात में जो संकेत ने बताया बिल्कुल ठीक है। गुजरात में एक जगह का नाम है आनंद, उसका आनंद नाम नहीं है, हिंदी में आनंद बोलते हैं उसको। गुजरात में एक जगह का नाम है। सबसे पहले अमूल यहाँ से शुरू हुआ, और लोग क्या करते हैं, जिनकी डेयरी थी वो अपना मिल्क पूल कर लेते थे, और उसको ये जो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी भेजी बनाई, इसको दे देते थे। ये शहर जाके बेचना शुरू कर देते, क्योंकि शहर में ज्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों मिल्क की। तो धीरे धीरे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इतनी बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, कि आज की डेट में तो ये पता नहीं क्या क्या, आइसक्रीम भी, मक्खन भी, ब्रेड भी, पता नहीं क्या क्या चीजें बनाए जा रही। तो ये बेस्ट एग्जांपल हुआ कोऑपरेटिव का। लेकिन हम मॉनेटरी टर्म्स में पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे, हम मॉनेटरी टर्म्स में बता रहे हैं। ये तो मैंने इसलिए बता दिया, एक तो आपको क्या पता यार, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं आपके उसमें, नहीं एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे 12th में ऐसे कुछ नहीं पूछेंगे। एंट्रेंस में तो पता नहीं कहाँ से पूछ लेंगे, क्या कर रहे होगे, कहाँ से क्या पूछ ले होगे। तो कहानी इसलिए सुनाई है आपको, क्या पता कभी याद आ जाए। ओके, तो चलो वापस आ जाओ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बड़े भाई है। तो मेरे ख्याल से सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने डिटेल में समझा दिया था। यहाँ पे बड़ा अमाउंट होता है बस, और जिस मेंबर को चाहिए उसको मिल जाता है, अगले महीने दूसरे को, तीसरे महीने तीसरे को, बस खत्म। किसी को पूछते हैं कोऑपरेटिव में, अच्छा मैंने इसमें तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया नहीं, चलो पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले इसके फायदे क्या है, टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर। बच्चों ये टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है एग्रीकल्चर में। टाइमिंग की इंपॉर्टेंस का मतलब, आज मान लिया एटमोस्फियर ऐसा है, अगले 3-4 दिन में या पिछले 3-4 दिन में, या मान लिया जून का महीना, जून के महीने में सीड्स डालें,
तभी आपकी क्रॉप इन फ्यूचर 2-3 महीने बाद प्रोड्यूस होगी। आपने लोन के लिए अप्लाई किया बैंक में और आपको मिल रहा है 4 महीने बाद लोन, 3 महीने बाद लोन, तो भाई उस पैसे का क्या फायदा होगा? और 4 महीने बाद सीड्स खरीदोगे तो उन सीड्स का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होने वाला। तो एग्रीकल्चर में टाइमिंग की बहुत जरूरत, मतलब टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, सबसे पहले तो टाइमली प्रोवाइड करते हैं और रैपिड फ्लो, मतलब जल्दी से मिल जाता है। एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर, एक तो इन्होंने मनी लेंडर हटा दी, भाई बीच में कोई है नहीं, मेंबर्स अपने आप ही काम करते हैं। और लास्ट, स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। आज की डेट में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप ही 7 लाख है, वो भी 2003 का डेटा है, तो ये भी ज्यादा ही होगी, उससे कम होगी बच्चों, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप तो छोटे छोटे ग्रुप है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की क्वांटिटी कम होगी, बट अमाउंट में ज्यादा डील करते होंगे। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। एक और पढ़ते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला पॉइंट, और फिर हम आपसे लेंगे डाउन। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट बच्चों, यार इसको तो रब क्यों कर दिया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी तो है ही है, साथ में दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बेटर वर्ड, वैसे कॉमर्शियल बैंक लिख सकते हो, और कॉमर्शियल बैंक में आप सबसे मेन इंडिया का जो बैंक है बच्चों, वो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। और इसका एक तो ईयर याद कर लेना। क्यों याद कर लेना? क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आरबीआई का भी मैं वैसे आपको याद दिला दूं, 1945 था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसी पे ही आएगा अगर आप गूगल सर्च मारोगे। अभी मत मारना, ये अभी शुरू हो जाओ। ओके, तो ये ईयर भी याद कर लिया करो, कुछ नहीं पता पहले साल एमसीक्यूज आएंगे किस टाइप के आएंगे, क्योंकि कंप्लीट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, किस टाइप के आएंगे कुछ नहीं पता। तो अब ये जो कमर्शियल बैंक है, इनसे फायदा क्या है? इनसे फायदा ये है कि एक तो इनका इंटरेस्ट रेट होता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा, ये फ्रॉड भी नहीं करते, नो फ्रॉड, जैसे कि जो मनी लेंडर फ्रॉड करते। तो सरकार ने डिफरेंट टाइप के कमर्शियल बैंकों को अलाउ किया या ऑर्डर दिया कि आप गांव जाओ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 1969 से पहले की बात बता रहा हूँ बच्चे। एक तो आजकल प्राइवेट बैंक आपने देखे, 1969 से पहले ज्यादातर प्राइवेट बैंक ही होते थे, सरकारी बैंक बहुत कम होते थे। और ये प्राइवेट बैंक क्या होते थे, मतलब 5 लोगों ने मिलकर बैंक खोल लिया, ऐसे ही बैंक खोल लेते थे बच्चों। अभी तो पूरी कंपनी बनाते ना, बैंकिंग कंपनी। पहले नहीं होता था कि 4-5 रिच लोग हैं, चल भाई बैंक खोल लेते हैं, लोगों को पैसा उधार देंगे, इंटरेस्ट देंगे, बच जाएंगे। ओके, तो ये क्या गांव में बैंक खोलने जाते होंगे? गांव में नहीं जाते होंगे, ठीक है। जाते भी होंगे तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव तो बच्चों फायदा ही है। तो सरकार ने क्या किया, एक आंटी थी जिनका नाम इंदिरा गांधी था, ये पप्पू की दादी कहते हैं इनको, जानते हो बच्चों आप इनको? सुहानी जानते हो? सुहानी आप जानते हो? सुहानी सिंह आप जानते? बोल ही नहीं रहे, मत बोलो मत बोलो। तो पप्पू की दादी हुआ करती थी, और ये अब तक की मैं तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, ये जो प्राइवेट बैंक थे सबका नेशनलाइजेशन कर दिया। अब ये नेशनलाइजेशन टर्म क्या होती है ये भी सुन लो, पता होना चाहिए आपको बच्चों, छोटी छोटी चीजें। नेशनलाइजेशन का मतलब इनको टेक ओवर कर लिया। ये चिल्लाने लगे, नहीं नहीं हमें मत करो, हमें सरकारी उस कंट्रोल में मत लाओ। इनकी ओनरशिप भी खत्म कर दी और इनको गवर्नमेंट में ले आए, यानी कि अब वो हो गए गवर्नमेंट बैंक, क्योंकि इस गांव में तो ब्रांच खोलना चाहते नहीं थे। अब जब वो हो जाएंगे गवर्नमेंट बैंक, तो जो सरकार का आदेश होगा वो मानना पड़ेगा। कोई एम्प्लॉय नहीं मानता तो भैया तू हो जा, टर्मिनेट हो जा, नौकरी छोड़ दे। बट गांव में ब्रांच खोलनी पड़ेगी। इस कारण से गांव में डिफरेंट टाइप के कमर्शियल बैंक खुलने लगे और गांव की क्रेडिट रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होने लगी। तो ये काम किया था इंदिरा गांधी ने 1969 में। तो दूर की सोच थी बच्चों ये, और आज इसका बहुत फायदा हो रहा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपके डाउट। The SBI was set up in 1955 with a focus on rural credit.
government realized that rural credit needs could not be met by cooperative societies alone. यानी कि गांव के रिक्वायरमेंट केवल और केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी से मेट नहीं हो सकती, क्योंकि इन मेंबर्स के पास पैसे ही कितने होंगे बच्चों। मेंबर्स ठीक है आपस में अपना एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन गांव में तो गरीबी थी तब, पैसा होगा भी कितना, तो ये मेट नहीं कर सकते थे। एंड दैट द कमर्शियल बैंक शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल दिस फॉर्म नेशनलाइजेशन। अभी नेशनलाइजेशन बड़ी अब समझ आ गया ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन। जो भी प्राइवेट बैंक थे सबको इंदिरा गांधी ने पकड़ पकड़ के उनको सरकारी बना दिया कि भाई तुम नहीं करोगे, इसकी ओनरशिप अब सरकार की है, तुम भागो यहाँ से। जैसे कि अभी एक बाल भारती रोहिणी वाला है बच्चों, उसको सरकार ने टेक ओवर कर लिया, पता है आप लोगों को? कुछ पता है? कोई है बाल भारती रोहिणी वाला यहाँ पे बच्चा? कोई नहीं है भाई। उनका कुछ फीस का पंगा चल रहा था, सरकार ने कहा भाई तुमसे नहीं चलता है, हम चलाएंगे। अब पता नहीं क्या होगा आगे, वो तो पता नहीं, मतलब लेकिन अगर सरकार ने अंडरटेक कर लिया तो उसकी सारी मैनेजमेंट सारा तो सब कुछ गवर्नमेंट का ही होगा। तो हाँ ये तो खैर टेम्परेरी किया है बच्चों ये बाल भारती का, लेकिन ये जो मैं नेशनलाइजेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ ये परमानेंट किया था। बाकी का हुआ था या फिर मैक्सफोर्ड को? मैक्सफोर्ड का तो बच गया, मतलब मैक्सफोर्ड का भी होता है ना सर? कैसे नहीं हुआ। मैक्सफोर्ड एक तरीका। हाँ सील हुआ था कुछ, लेकिन वो मान गया फिर बाद में। ये बाल भारती वाले माने नहीं तो इनको टेक ओवर किया है। अब पता नहीं आगे क्या है प्रोसीजर, मुझे नहीं पता, या इन्होंने पैसे देके फिर कर लिया होगा कि यार ले लो 2-4 करोड़ ले लो, खत्म। इन पे बहुत पैसा है बच्चों, हर स्कूल पे बहुत पैसा होता है। तो आगे आ जाओ, और इसमें था द नेशनलाइजेशन। भी बहुत पैसा है मतलब और भाई मुझे पढ़ाने दे, ऐसी बात मत किया करें जिसी के बारे में, पढ़ाने दे। द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक थ्रू देयर ब्रांच एक्सपेंशन डायरेक्टेड टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू द फार्म। तो ये जो नेशनलाइज कमर्शियल बैंक हो गए बच्चों, वो सरकारी हो गए, तो वो तो सरकार के हिसाब से चलेंगे और फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। बच्चों दूसरे बैच में भी इतना ही हुआ है और आपके बैच में ही इतना ही कराऊंगा। आन्या प्लीज अभी स्क्रीनशॉट लेगी, तब तक कोई जाए ना और कोई बोले, फिर आप कुछ भी बात कर सकते हो मेरे से, कुछ भी बात कर लो। डाउट ये नहीं कि एनजीसी के पास बहुत पैसा है, कहाँ से आ गया पैसा, चुप रहो।